Hello student, I am Mohammad Saqib Asmi, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel, The Bios Planet. तो स्टूडेंट पिछले वाले लेक्चर में हमने ब्लड प्रेशर के बारे में बात किया था। अब हम मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे। देखो होता क्या ना कि कभी कभी हम जब क्रिकेट खेलते हैं, एक्चुअली मैं क्रिकेट बहुत खेलता था, आजकल तो छूट गया, बट क्रिकेट का मुझे बहुत शौक था और मैं भी विकेट कीपिंग का स्पेशली मुझे बहुत शौक था, विकेट के पीछे खड़े होके। और मेरी एक टाइम थी कि विकेट कीपिंग इतनी बेहतरीन हो गई थी कि मैं अपनी टीम के जो सबसे फास्ट बॉलर थे उनकी भी बॉलिंग पे काफ़ी क्लोज स्टम्प से एकदम सटे रह के विकेट कीपिंग कर ले रहा था। और कभी कभी मैचेस में, एक मैचेस में दो दो तीन तीन स्टंपिंग जो होते थे वो मेरे खाते में चले जाते थे। तो ऐसा, उसके अलावा ऐसा कई बार हुआ। एक बार क्या हुआ कि मेरी क्या नाम है, एक बॉलर थे दीपक तिवारी, जो मेरे खास दोस्त भी है, उनकी बॉल अचानक जंप करती है और जाके मेरे इस फिंगर में लग जाती है, यहाँ से यहाँ तक। ये मेरा हाथ जो था वो विकेट कीपिंग एक्चुअली क्लोज नहीं था, बट उनकी बॉल एक्चुअली हाइट उनकी ज़्यादा है, मेरी हाइट तो नॉर्मल एवरेज हाइट है, तो उनकी हाइट ज़्यादा है और उसकी वजह से अचानक उनकी बॉल जंप करती है और मेरे फिंगर के बीच में जाके लगती है और यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो स्किन है वो हट जाती है, फट जाती है और उससे काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने इसको पूरा पट्टी वट्टी लगाया, तो काफ़ी टाइम तक ब्लीडिंग हुई, काफ़ी ज़्यादा ब्लड भी आ गया उसमें। लेकिन धीरे फिर क्या हुआ कि वो उसको मेंटेन कर लिया गया। स्टार्टिंग में क्या होता है, या फिर आप बहुत बार आप क्या करते हैं, फील्डिंग करते हैं, स्लाइड करके बॉल को रोकते हैं। ग्राउंड पे होता है ना, खिलाड़ी बॉल को स्लाइड करके रोकता है, या फिर आप बैटिंग कर रहे होते हैं, अचानक से थ्रो आ जाता है, अनएक्सपेक्टेड थ्रो। आपको लगता है कि नॉर्मली मैं दौड़ रहा हूँ, क्रीज में पहुंच जाऊंगा, 1 रन तो मेरा हो जाएगा, 2 रन हो जाएगा, लेकिन देखते हैं कि फील्डर बहुत फास्ट है और थ्रो मार रहा है गोली की रफ्तार से, रविंद्र जडेजा की तरह से। तो वो आपका थ्रो इतनी तेजी से आता है, तो फिर आप क्या करते हो, डाइव लगाते हो, जंप करते हो, किसकी तरफ, क्रीज की में पहुंचने की कोशिश करते हो। और उसमें क्या होता है, ये वाला पार्ट कभी कभी बहुत ज्यादा उस पर स्क्रैच लग जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है, उस तरीके की कंडीशन भी बनती है। लेकिन शुरू में तेजी से ब्लड बहता है, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो मिनिमाइज हो जाता है, कम हो जाता है और लास्ट में वहां पे एक क्लॉट सा जम जाता है। क्या जम जाता है, थक्का सा जम जाता है। तो एक्चुअली वो जो थक्का होता है, ब्लड का जो कोएगुलेट हो गया, ब्लड जो क्लॉट बना लिया, वो एक्चुअली क्या होता है, कैसे बनता है, उसी मैकेनिज्म को समझना है। तो वो क्लास 10 एनसीईआरटी में उसने बहुत ज्यादा दिया नहीं है, उसने एक टॉपिक करके दिया है, उसका टॉपिक का क्या नाम है कि मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। तो ऑफकोर्स यहाँ पे प्लेटलेट्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट है, बिना प्लेटलेट्स के ये काम नहीं होने वाला, हमें उसी इंपॉर्टेंट रोल को समझना है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में जाके समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर वो क्या रिएक्शंस क्या होते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, जो इस काम को करवाते हैं। ओके, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और जो मैकेनिज्म है वो इंपॉर्टेंट है, उसको समझना जरूरी है। तो हाँ, हम जब डाइव करते हैं ना, वो उसको कहाँ से वो क्लॉट आ गया, आखिर वो ब्लड कोएगुलेट क्यों हो गया, कैसे कोएगुलेट हो गया। एक्चुअली ये नेचर ने क्या कर रखा है पहले से हमारी बॉडी के लिए, स्पेशली हमारी बॉडी के लिए उसने ऐसा कर रखा है ताकि आपकी जो बॉडी है वो अपने आप को उस ब्लीडिंग से बचा ले, वरना ब्लड इतना ज्यादा बह जाएगा आपकी बॉडी से चोट लगने के बाद कि आपकी डेथ हो जाएगी। तो उस ब्लीडिंग को मिनिमाइज करने के लिए नेचर ने हमें एक सिस्टम दे दिया, एक ऐसा मैकेनिज्म दे दिया हमारी बॉडी के अंदर कि आपकी ब्लीडिंग होगी, उसको रोक लिया जाएगा। और उसको रोकने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के प्रोटीन है जो आपके ब्लड में ही पाए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट टाइप की कुछ सेल हो जो कुछ फैक्टर को रिलीज करती है, कुछ केमिकल्स को रिलीज करती है, वो कहाँ पे पाए जा रहे हैं, ब्लड में ही पाया जा रहा है, कुछ टिश्यू में पाया जा रहा है। इन सारी चीजें, ये सारी चीजें मिलके आपके ब्लड को क्लॉट कराएगी। तो चलो मैं उनको समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा आखिर होता कैसे। तो ब्लड क्लॉटिंग, तो मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स में आप क्या पढ़ने वाले हैं, लेट मी राइट इट हियर फर्स्ट। तो हो जाएगा आपका ये मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स में कैसे मेंटेनेंस होता है, प्लेटलेट्स कैसे मेंटेनेंस में आपकी ब्लीडिंग में, या जो इंजरी लग गई है आपकी, जो जब इंजरी होती है, कोई चोट लगती है, आपके घुटने में चोट लग गई, आपने स्लाइड किया या फिर आपने डाइव लगा के क्रीज में पहुंचने की कोशिश की, आपके ये वाला पार्ट जो है हाथ में थोड़ा सा स्क्रैच लग गया, तो उसमें ब्लीडिंग जो हुआ क्या, वहां पे उस पार्ट में हुआ क्या, वहां पे ढेर सारी सेल ट्रॉमेनाइज्ड हो जाती है, वो पार्ट कट जाता है, वहां से वो स्किन जो अपर स्किन में भी वो आपकी रिमूव हो गई, पतली सी स्किन जो थी वो हट गई।
वहां पे हल्के हल्के ब्लड जो है वो आने लगे, ठीक है ना, जो ब्लीडिंग है वहां पे कैपिलरीज एक्सपोज्ड हो गई, ब्लड बाहर आ गया, आपको वही चीज समझनी है। देखो वो पार्ट क्या हुआ, जो ट्रमनाइज्ड टिश्यू था, वो एक ट्रमनाइज्ड टिश्यू था। तो ट्रमनाइज्ड जो टिश्यू होते हैं उनसे कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं, ओके, उनसे कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं। उस केमिकल का नाम थ्रोम्बोप्लास्टिन, उस केमिकल का नाम क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, उस केमिकल का नाम थ्रोम्बोप्लास्टिन है। एक या आप टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन कह सकते हैं। एकदम सेम नाम की चीज कहां से निकलती है, देखो वहां पे ब्लीडिंग भी हुई, ब्लीडिंग में क्या था, प्लेटलेट्स रिलीज हुए वहां से, क्योंकि कैपिलरीज तो ओपन हो गई ना, तभी तो ब्लड आ रहा है, वरना ब्लड का तो हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वो क्लोज होता है, हमेशा वेसल्स में ही बहता है, कभी बाहर निकलता ही नहीं। कोई ऐसा चीज नहीं पाया था जहाँ, कोई ऐसा ऑर्गन नहीं पाया था जहाँ पे उसको रिलीज कर दिया जा रहा हो, उससे पूरे के पूरे ब्लड को आपकी वेसल से बाहर निकाल दिया जा रहा हो, ऐसा तो होता नहीं है। तो फिर ये क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि आपकी जो कैपिलरीज है वो एक्सपोज्ड हो गई है, इसलिए ये थ्रोम्बोप्लास्टिक इसीलिए क्या है, वो आपको ब्लड दिख रहा है। तो जब ब्लड बाहर आ गया तो जो उसमें ब्लड में आपकी वो सेल होती है, जो सबसे छोटी वाली सेल होती है, जिसको आप प्लेटलेट्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स, तो जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है उनसे भी एक केमिकल सिक्रीट हुआ, सेम केमिकल है, आप उसको प्लेटलेट्स 3 कह सकते हैं, और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन कह सकते हैं, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लास्टिन नॉट प्लास्टिन। तो इसको फैक्टर 3 भी कह सकते हैं, ये फैक्टर 3 हो सकता है, इसको फैक्टर 3 भी लिख सकते हैं, फैक्टर 3, ओके। अब दोनों साथ मिलते हैं, दोनों आपस में आते हैं, साथ मिलते हैं और रिएक्शन करके ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बनाते हैं, एक एंजाइम बनाते हैं, दोनों साथ मिलके क्या बनाते हैं, कैल्शियम की, देखो कैल्शियम ब्लड में आपका क्या पाया जाता है, कैल्शियम आयन भी पाया जाता है। तो कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में ये दोनों आपस में मिल जाते हैं एंड प्रोथ्रोम्बिनेज नाम का एक एंजाइम बना लेते हैं, ठीक है। तो दोनों साथ आए, दोनों मिले और उन्होंने क्या बना लिया, प्रोथ्रोम्बिनेज नाम का एक एंजाइम बना लिया, ओके। यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया। यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिनेज नाम का एक एंजाइम बन गया। अब ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम जो होता है वो 2 काम करता है, ओके। देखो ब्लड लिक्विड फॉर्म में होता है और लिक्विड फॉर्म में मेंटेन रखने के लिए एक बहुत ही स्पेशल पॉलीसैकेराइड, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, उतना केमिस्ट्री हमें नहीं पढ़नी है, बस ये समझे एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है जिसका नाम है हिपैरिन, ओके। तो डियर स्टूडेंट इस चीज को जरूर, इस नाम को जरूर याद रखें कि आपकी ब्लड में, आपका जो ब्लड होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है जस्ट बिकॉज ऑफ हिपैरिन, और हिपैरिन अगर एक्टिवेट है आपका ब्लड लिक्विड फॉर्म में, हिपैरिन डीएक्टिवेट है आपका ब्लड कोएगुलेट कर जाएगा। तो हिपैरिन इज द फैक्टर विच इज एक्चुअली मेंटेन योर ब्लड इन लिक्विड फॉर्म इन योर वेसल्स। आपके वेसल्स के अंदर ब्लड को लिक्विड फॉर्म में कौन मेंटेन रखे हुए, हिपैरिन मेंटेन रखे हुए। तो हिपैरिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, सब्सटेंस है, एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है जो क्या कर रहा है, आपके ब्लड को लिक्विड फॉर्म में मेंटेन रखे हुए। चलो ये पहला काम क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिनेज जो है, जो कि एक एंजाइम है, ये काम क्या करता है, पहला काम इसका है कि ये हेपैरिन को डीएक्टिवेट करता है। हेपैरिन को क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है। इसने क्या कर दिया, हेपैरिन डीएक्टिवेट, उसने हेपैरिन को डीएक्टिवेट कर दिया। और दूसरा काम क्या है, देखो ब्लड में 2 बड़े इंपॉर्टेंट प्रोटीन पाए जाते हैं, मैं उनको साइड में लिखता हूं। जैसे एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, इन्हीं दोनों का नाम अगर याद रखें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोथ्रोम्बिन। और एक होता है फिब्रिनोजिन, एक होता है फिब्रिनोजिन। तो प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजिन, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो होते हैं वो ब्लड प्लाज्मा, आपके ब्लड प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसमें ब्लड प्लाज्मा में आपका हिपैरिन को क्या कर दिया गया, हिपैरिन को डीएक्टिवेट कर दिया गया
और दूसरी चीज, पहला जो ये थ्रोम्बिन नाम का जो प्रोटीन होता है, ये प्रोथ्रोम्बिनेज जो है ये ये इस प्रोटीन को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। जो प्रो होता है उसको हटा के मतलब थ्रोम्बिन बना देता है। तो ये क्या करता है, इसको किसमें एक्टिवेट कर देता है, यहां पे मैं लिख देता हूं प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन को ये किसमें कन्वर्ट कर देता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। किस प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझे, ठीक है। अब थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो गया। पहले थ्रोम्बिन जब प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्म में होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, थ्रोम्बिन की फॉर्म में आ गया। किसने किया, प्रोथ्रोम्बिनेज ने। दो काम कर दिया, एक तो हिपैरिन को डीएक्टिवेट कर दिया, एक किसमें बदल दिया उसने, उसको प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल दिया। अब प्रोथ्रोम्बिन ये एंजाइम तो है नहीं, ये तो प्रोटीन है, बट प्रोटीन भी जो होते हैं ना वो फंक्शनल होते हैं, वो भी एंजाइम की तरह से काम कर सकते हैं, सारे नहीं। बहुत मैं समझा नहीं पाऊंगा क्या होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर, बट इस चीज को अभी ऐसे समझते हैं कि थ्रोम्बिन जो है वो यहाँ पे किसकी तरह से काम करेगा, एक एंजाइम की तरह से काम करेगा। और जब ये एंजाइम की तरह से काम करेगा तो उसमें आपके ब्लड में जो आपका प्रोटीन पाया जा रहा है, फिब्रिनोजेन प्रोटीन, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में पाया जा रहा है। इसको क्या करेगा, इसके क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं, बड़ी मुश्किल होती है जब आपको इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, बट स्टूडेंट एक रिक्वेस्ट कर देते हैं कि सर थोड़ा सा जब भी बताया तो डिटेल में बताएं। ओके, छोड़ो जाने तो, आप लोग अपने से भी पढ़ सकते हैं, मैं इस चीज़ को यहाँ पे बता रहा हूँ। थ्रोम्बिन जो होता है ये एंजाइम की तरह से काम करेगा, और फिब्रिनोजेन को, जो प्रोटीन, जो आपका फिब्रिनोजेन नाम का एक प्रोटीन है, फिब्रिनोजेन प्रोटीन जो है, इसको ये, क्योंकि ये प्रोटीन है, इसको ब्रेक कर देगा। ब्रेक करेगा किसमें, उनके मोनोमर्स में ब्रेक कर देगा, उनकी यूनिट्स में ब्रेक कर देगा। तो फिब्रिनोजेन एक प्रोटीन है, प्रोटीन हमेशा अमीनो एसिड से बने होते हैं, तो ये चेंज हो गया, अमीनो एसिड्स में ब्रेक हो गए, तो ढेर सारे अमीनो एसिड में चले गए। एक्चुअली फिब्रिनोजेन का रोल कोई खास नहीं था, एक प्रोटीन पड़ा हुआ था ब्लड में, वो समझ लो एक रॉ मटेरियल की तरह से। अब ये अमीनो एसिड फिर से अरेंज होंगे कुछ सब्सटेंस की प्रेजेंस में, कुछ केमिकल्स की प्रेजेंस में, ये क्या होंगे, फिर से अरेंज होंगे। लेकिन इस बार ये फिब्रिनोजेन ना बना के, इस बार ये क्या बनाएंगे, फाइब्रिन प्रोटीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फाइब्रिन प्रोटीन को बनाएंगे। ओके, फाइब्रिन प्रोटीन को बनाएंगे। अब ये जो आपका फाइब्रिन प्रोटीन है, फाइब्रिन प्रोटीन कहां से बना, फिब्रिनोजेन से। फिब्रिनोजेन को किसने ब्रेक किया, थ्रोम्बिन ने अमीनो एसिड में ब्रेक किया, बाद में अमीनो एसिड रीअरेंज होके फिर से क्या बने, फिब्रिनोजेन बने। पूरा सीक्वेंस आप समझिए, उस पूरे सिस्टम को आप समझिए किस तरह से काम कर रहा है ये फाइब्रिन प्रोटीन। ये एक्चुअली एक मेश लाइक स्ट्रक्चर, देखो ये फिब्रिनोजेन जो होता है ना, ये डिसॉल्व होता है, ब्लड प्लाज्मा में पाया जा रहा है, ब्लड प्लाज्मा में ये सॉल्युबल होता है और डिसॉल्व रहता है। अब फिब्रिनोजेन जो होता है ये इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल, ये डिसॉल्व नहीं होगा, ये डिसॉल्व रहता है। फिब्रिनोजेन डिसॉल्व रहता है, जब डिसॉल्व है तो कोई काम का नहीं है, बट जब ये इनसॉल्युबल हो गया, अब ये डिसॉल्व नहीं रहेगा, तो एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, आपस में जुड़ के। फाइब्रिन जो होता है, ढेर सारे फाइब्रिन प्रोटीन होते हैं, आपस में जुड़ के एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, और उस जाल जैसे स्ट्रक्चर में फाइब्रिन से एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको वेब, मैं लिख सकता हूं, ये वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें क्या होता है कि सारे के सारे आरबीसी, स्पेशली आरबीसी जो होते हैं, वो क्या होते हैं, वहां पे फंस जाते हैं, वहां पे रुक जाते हैं। जैसे कि उसने क्या होता है कि एक जाल लगा दिया आपने, जैसे इस बार बरसात में अच्छी खासी बारिश हुई, तो मैंने देखा कि जो छोटी छोटी जगह होती है, नहर, छोटे छोटे जहाँ पे नहरें बहती है, या फिर कहीं पे थोड़ा बहुत पानी खेतों में से भी बह रहा है, वहाँ पे छोटे छोटे वो जाल लगा देते हैं लोग, ताकि छोटे वाले जाल, जहाँ से छोटी मछलियाँ निकल के भागती हैं, उस जाल में वो आगे की तरफ से आती है, पीछे जाके फंस जाती है। ओके,
वो जो इस वाटर स्ट्रीम होता है उसके अकॉर्डिंग वो उसके साथ साथ जाती है, लास्ट में जाके फंस जाती है। एकदम वैसे ही जाल कौन बना दिया है, फाइब्रिन का जाल बना, वेब लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें जाके सारी आरबीसी जैसी मछलियां जाके फंस गई। तो आरबीसी एक मछलियों की तरह से जो जाके वहां पे फंस गया, बाहर नहीं निकल पाया, उसी को हमने कोएगुलेट कहा, कोएगुलेशन का। तो इसकी वजह से ब्लड आरबीसी, सारे आरबीसीज जो हैं वो ट्रैप हो गए, आरबीसी हैज बीन ट्रैप्ड, और उसने क्या कर दिया, ब्लड, उसकी वजह से आपको ब्लड क्लॉट हो गया। और ये 5 से 10 मिनट का टाइम लग जाता है ब्लड क्लॉटिंग में। आपको चोट लगी, ब्लड क्लॉटिंग में 5 से 10 मिनट का टाइम लग सकता है। हाँ, एक डिजीज होती है हीमोफीलिया, उस हीमोफीलिया डिजीज में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, चोट लग जाती है, और ये जेनेटिक डिजीज है, ट्रांसफर होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। बहुत ही खतरनाक टाइप की बीमारी है, चोट, थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो फिर काफ़ी ज़्यादा ब्लड इसमें बह जाता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि उनके अंदर ये सारी चीज़, ये क्या नाम है, हीमोफीलिया का थोड़ा बहुत अगर असर भी होगा तो उनमें भी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। चलो, तो इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोग इसके बारे में एक बार देख ले। क्लास 9th के स्टूडेंट, सॉरी 10th के स्टूडेंट जो हैं, जो उनको एग्ज़ाम देना वो समझ ले। और आप क्लास 11th में जाएंगे तो इनको आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, हालांकि डिटेल में नहीं है बट थोड़ा बहुत आप इनके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे और वहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। मैंने थोड़ा सा इनको मॉलिक्यूलर लेवल पे या फिर इनको स्ट्रक्चरल लेवल पे, केमिकल लेवल पे मैंने इनको समझाने की कोशिश की। आप लोगों को आई होप कि पूरा समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई प्रॉब्लम है आप ज़रूर मुझे बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।